हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? शानदार। चलिए, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट हेडिंग में आप लोगों के साथ हैं। इससे पीछे कुछ हेडिंग्स हमने कंप्लीट किए हैं। मुझे कंफर्म है, मैं ये श्योर हूं कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट हेडिंग लेके चल रहे हैं हम कोरोजन। कोरोजन एक थ्योरेटिकल पार्ट भी है और एक मैकेनिकल पार्ट भी है। कोरोजन का मीनिंग लेते हैं अपन। कोरोजन मीनिंग क्या होता है कोरोजन का? नेचर में जो मेटल्स अवेलेबल हैं उन मेटल्स को हम एक्टिव मेटल्स, नोबल मेटल्स, इनर्ट मेटल्स भी बोलते हैं। उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो जो एक्टिव मेटल्स हैं सराउंडिंग में अवेलेबल, वो एक्टिव मेटल्स एटमॉस्फेयर में अवेलेबल डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं लाइक मॉइस्चर है, गैसेज हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के पर उनके साथ क्या होता है, कुछ अनवांटेड या अनडिजायरेबल सब्सटेंस की कोटिंग हो जाती है। और जब एक्टिव मेटल की सरफेस पे अनवांटेड या अनडिजायरेबल सब्सटेंस की जब कोटिंग हो जाती है तो उनकी बहुत सारे जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो डिग्रेड हो जाती हैं। और इनकी क्वालिटी का डिग्रेड होना ही क्या है? कोरोजन होता है। तो सम अनडिजायरेबल चेंजेस अराइज ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिव मेटल्स नोन एज कोरोजन। इस कोरोजन पे अपन एग्जांपल्स की बात करें, सिंपल जैसे सिल्वर ऑब्जेक्ट्स होंगे। सिल्वर ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर मटेरियल से रिएक्ट करके Ag2S में सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कोटिंग बन जाती है। ये ब्लैक कोटिंग आना क्या है? सिल्वर का कोरोजन हो गया। ईटिंग, इसको जनरली अपन एक वर्ड और बोलते हैं, ईटिंग ऑफ मेटल्स। मेटल का ईटिंग होना भी क्या है? कोरोजन ही है, ईटिंग ऑफ मेटल। देन कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे और वो कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट होने के उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। एंड आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के मॉइस्चर और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर मॉइस्चर की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं। Fe2O3.NH2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ये। और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड से कन्वर्ट होगा तो आयरन ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पे ब्राउन कोटिंग बन जाती है बेटा। और ये आयरन ऑब्जेक्ट्स पे ब्राउन कोटिंग का बनना क्या है? जनरली इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये जो भी हमने ये जो कोरोजन के एग्जांपल्स पढ़े हैं, उनके अनडिजायरेबल सब्सटेंस की जो मटेरियल है, कोटिंग जो बन जाती है, उसको अपन कोरोजन बोल रहे हैं। उसमें डिटेल से हमें डिस्कस करना है रस्टिंग ऑफ आयरन को। क्यों करना है? क्योंकि डेली लाइफ में मेटल्स जो हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है वो आयरन है। चाहे वो आप ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, व्हीकल्स ले लीजिए, इंडस्ट्रीज में मशीनरीज ले लीजिए, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले सब्सटेंस, ऑल ओवर मेटल्स में यदि अपन यूज करते हैं डेली लाइफ में, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, आयरन का। तो आयरन के लिए हमें ये प्रोसीजर पढ़ना है कि हम उसको रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट या हाउ टू प्रिवेंट करते हैं। हम यूज करते हैं ऑयलिंग, मशीनरी वगैरह में ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं व्हीकल्स में या मशीनरीज में। वो ऑयलिंग और ग्रीसिंग से क्या होता है, उसके ऊपर एक इनर्ट लेयर बन जाती है। उस इनर्ट लेयर की फॉर्मेशन से क्या होता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एटमॉस्फेयर के जो फैक्टर्स होते हैं, मॉइस्चर या ऑक्सीजन से, वो रिएक्ट नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, पेंट भी कर देते हैं उन मटेरियल्स पे। जो भी हम घर में अपन जनरली जो हमारे पास जो घरों में जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम पेंट किए रखते हैं या उसके ऊपर प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर एक्चुअल में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड ही होता है। तो पहले से उसके ऊपर क्या करते हैं, प्राइमर मींस आयरन ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। तो वो आयरन ऑक्साइड एक इनर्ट लेयर होगी तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन वो नहीं होने देती है। अब ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग ये जनरल प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कोटेड कर देते हैं, कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की थिन लेयर से भी उसको क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो जिंक की जो एक थिन लेयर उसके ऊपर आएगी तो जिंक उसको क्या करता है, कोरोजन से बचाता है, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आने से बचाता है। क्योंकि जिंक एक्चुअल में क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऑक्सीडेशन में किसका होता है, जिंक का होता है। और आयरन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेफ रह जाता है। ये जो प्रोसीजर होता है वो गैल्वेनाइजेशन होगा, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है ये प्रोसीजर। थिन लेयर की कोटिंग वाला प्रोसीजर क्या है, गैल्वेनाइजेशन है। थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें आता है, वो हमारे पास इसमें सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन उसको बोलते हैं, सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और इसी प्रोसीजर को इसी का एक वर्ड और आता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन।
कैथोडिक प्रोटेक्शन। इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है? तीनों का मीनिंग एक ही होता है, जो आयरन ऑब्जेक्ट है जिसको हमें क्या करना है, कोरोजन से या रस्टिंग से उसको सेफ रखना हो हमें, वो आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको एक आयरन वायर के एक इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जिंक के ब्लॉक से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से जिंक ब्लॉक से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और जिंक ब्लॉक को कवर कर दिया ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर उसको दबा देते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये क्या बन गया, एक दो मेटल्स की पेयरिंग किया आपने, जिंक और आयरन की पेयरिंग कर दी। और जब दो मेटल्स की पेयरिंग हो जाती है तो दो मेटल्स की पेयरिंग होना क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि बाय नेचर मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन जब दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी पे। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आयरन और जिंक को जब अपन कनेक्ट कर देंगे तो जिंक फिर वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव हो गया। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करेगा आयरन की रोड को। तो यहाँ पे आयरन रोड क्या बन गया, कैथोड बन गया, क्योंकि यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा तो एनोड बन रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है तो ये क्या है, कैथोड बन रहा है। तो कैथोड बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या बना, कैथोडिक प्रोटेक्शन। और ये क्या बना है, दो मेटल्स की पेयरिंग की जा रही है इसलिए इसका नाम क्या बना, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बोला जा रहा है। अब एक्चुअल में सेक्रीफाइस वर्ड क्यों आ रहा है इसमें, सेक्रीफाइस वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जो कोरोजन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन या अदर जो फैक्टर्स हैं वो अटैक किस पे कर रहे हैं, आयरन ऑब्जेक्ट पे अटैक कर रहे हैं। आयरन ऑब्जेक्ट पे अटैक करने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज एक्चुअल में सरफेस तो आयरन की यूज हो रही है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कहां से हो रहे हैं, जिंक ब्लॉक से रिलीज हो रहे हैं। तो जिंक का कोरोजन या जिंक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ पे, बट आयरन क्या रह जाता है, सेफ रहता है। तो जिंक अपने आप को क्या करके, सेक्रीफाइस, बलिदान देकर क्या करता है, आयरन ऑब्जेक्ट को सेफ रख लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसल प्रोटेक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, फोर्थ पॉइंट है अप्लाई विद एल्कलाइन सब्सटेंस। एल्कलाइन सब्सटेंस या कोई बेसिक मटेरियल भी उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। एल्कलाइन सब्सटेंस क्यों करेंगे अपन, इसमें एग्जांपल जनरली हम यूज करते हैं, बिसफिनोल ए का यूज करते हैं अपन। बिसफिनोल ए, बिस का मतलब दो, फिनोल मॉलिक्यूल है, और किससे बॉन्डेड है, दो फिनोल मॉलिक्यूल, ये फिनोल होता है बेटा, पढ़ा आपने, फिनोल बेंजीन के ऊपर वर्ड फिनोल है। फिनोल का पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो एसीटोन, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। ये एसीटोन का जो डबल बॉन्ड O है वो यहां से हाइड्रोजन लेके क्या होगा, वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो ये दोनों बॉन्ड किससे जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन से। ये बिसफिनोल ए का फॉर्मूला है। बिसफिनोल एक बेसिक सब्सटेंस है, एल्कलाइन सब्सटेंस होता है, और एल्कलाइन सब्सटेंस की कोटिंग से क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है, रस्टिंग से बचाया जा सकता है। क्यों बचाया जा सकता है, आपने यदि पीछे जो सेल के मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने कहा था कि जहां पे भी अपन रिडक्शन वाले पॉइंट पे आते हैं, कैथोड पे जब रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के लिए हमें दो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने को, हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन से एनोड प्रोवाइड कराता है, और हाइड्रोजन आयन जो आएंगे तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए। तो वो हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने का काम कौन करता है, ये एल्कलाइन सब्सटेंस करता है। तो रिडक्शन कैथोड पे होने वाली हाफ रिएक्शन क्या नहीं होगी, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो कोरोजन नहीं होता है। बात समझ में आई आपको, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन इस बेसिक मटेरियल से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, रिडक्शन नहीं होता, तो हाफ रिएक्शन नहीं होगी। ये प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स हैं, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या पॉइंट आता है हमारे पास, मैकेनिज्म, मींस ये रस्टिंग बना कैसे है। तो रस्टिंग में क्या होगा, एक्चुअल में कोई भी जो सेल की मैकेनिज्म आपको ध्यान होगी बेटा, हर मैकेनिज्म मैंने 3 पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड और कैथोड। तो यहां पे रस्टिंग के लिए हमें क्या बताना है, कोई भी जो आयरन ऑब्जेक्ट जो ओपन सराउंडिंग में डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेरिक फैक्टर के कांटेक्ट में, उन आयरन ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रोलाइट ट्रांजिशन में केवल आयरन होता है, फिर भी रस्टिंग कैसे। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है और उसका सोर्स क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मॉइस्चर या नमी, और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, उस मॉइस्चर के साथ जनरली रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के एसिड्स बनाते हैं, लाइक कार्बनिक एसिड बनाया, सल्फ्यूरस एसिड बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया। बट आप देख लो जनरली हम ये मानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो जनरली वहां अवेलेबल होते हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तो ये तो इसका मतलब ये होगा कि रस्टिंग केवल वहीं पर जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरली पोल्यूशन नहीं हो रहा है,
लेकिन पोल्यूशन नहीं है वहां पे भी क्या है, पोल्यूशन कम है या ज्यादा है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी न किसी अमाउंट में अवेलेबल है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या करती है, वाटर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बनिक एसिड बनाती है। ये कार्बनिक एसिड ही एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस रस्टिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये जो कार्बनिक एसिड है इसका डिकम्पोजिशन या आयोनाइजेशन अपन कैसे शो करते हैं, हाइड्रोजन आयन देन बाइकार्बोनेट आयन शो किया। अब इस आयरन ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट क्या करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो पर्टिकुलर पॉइंट स्पॉट एनोड की तरह बिहेव करता है वहां ऑक्सीडेशन होगा आयरन, और आयरन के ऑक्सीडेशन से हमें पता है यहाँ पे Fe+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उसी आयरन ऑब्जेक्ट के एक दूसरे स्पॉट पे ट्रांसफर हो जाता है, और जिस दूसरे स्पॉट पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो दूसरा स्पॉट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। उस दूसरे स्पॉट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ है वहां सराउंडिंग से हाइड्रोजन आयन और सराउंडिंग से ऑक्सीजन अटैक करेगी। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इंपैक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रही है, एयर लगातार ओपन एरिया में पड़ा है तो उस आयरन ऑब्जेक्ट से एयर कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंपैक्ट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। उस स्ट्राइक से क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक कर रही है जो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, जिसपे रिडक्शन होना है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन कहां से मिला, सराउंडिंग से, इलेक्ट्रोलाइट आपको बता दिया जनरली अदर सेल में जैसे अपन करते आए हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई हो जाएगी इसमें। क्लियर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर की फॉर्मेशन करता है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया यहाँ पे। अब आप एक्चुअल में ऑक्सीजन इसको ओवरऑल बैलेंस करने के लिए इसमें 4 हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट है। 4 हाइड्रोजन आयन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को ऊपर वाली रिएक्शन जो इक्वेशन 1 थी ऑक्सीडेशन, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसमें अपने यूज किया 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, ये अपने पास रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, H2 बन गया, ये सेकंड रिएक्शन होगी, रिडक्शन कंप्लीट हो गया अपने पास इसमें। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, ओवरऑल रिएक्शन में आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीडाइज इनटू फेरस आयन एंड वाटर, फेरस आयन एंड वाटर की फॉर्मेशन इसमें हो जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। अब क्या होगा, ये जो फेरस बना है दैट फेरस आर फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड कंबाइन विद वाटर या मॉइस्चर, कंबाइंड विद वाटर या मॉइस्चर या एसोसिएटेड विद वाटर या मॉइस्चर, सीम्ड एज रस्ट, वो रस्ट के रूप में दिखाई देने लग जाता है। कैसे, ये प्रोसीजर देखिए आप, 2Fe2 प्लस 2H2O, ये प्रोडक्ट बना था यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ, तो +2 ऑक्सीडाइज होकर +3 देगा, फेरिक बनेगा ये, और ये फेरिक क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा ऑक्साइड से, तो क्या बनाओगे आप इससे, फेरिक, फेरस से फेरिक बन गया, तो इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बना, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन गया, और साथ में 4 हाइड्रोजन आयन, ये मैंने बोला यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फेरिक ऑक्साइड बना है। ये फेरिक ऑक्साइड जो है, वो फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ जो नमी अवेलेबल होती है, जो मॉइस्चर अवेलेबल होती है सराउंडिंग में, उसके साथ कंबाइन या एसोसिएटेड होकर किस फॉर्म में दिखाई देता है, रस्ट की फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है। तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या है, रस्ट हो गया। ठीक है, अब ये प्रोसीजर समझ में आया आपको। इसमें हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन पूछ ले या कोरिजन का कंप्लीट मैकेनिज्म भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, हो सकता है केवल आपको रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछ ले, तो इसको थोड़ा डिटेल से, अलग कुछ नहीं इसमें, जो डिफरेंट टाइप के सेल अपन पढ़ते हैं सेम वही मैकेनिज्म। इस तरह का निकल कैडमियम सेल, निकेट सेल पढ़ते हैं इसको, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी टाइप का बैटरी होता है जो चार्जेबल है, चार्जेबल टाइप की बैटरी होती है। इसका ईएमएफ जो होता है वो 1.40 वोल्ट, 1.30 वोल्ट से लेकर कितना होता है, 1.40 वोल्ट तक होता है। अलग अलग रेफरेंस बुक में इसको अलग लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में 1.40 वोल्ट लिखा हुआ है, ये इसका ईएमएफ होता है। इसमें निकल कैडमियम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। एनोड की फॉर्म में, एनोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल में कौन होता है, कैडमियम होता है, और कैथोड की फॉर्म में कौन होता है, निकल ऑक्साइड, निकल 4th ऑक्साइड, निकल 4th
ऑक्साइड क्या होता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। ये स्ट्रक्चर आपको बताना है इसमें। आप यदि कंपेयर करना चाहते हैं, ड्राई सेल का एनोड बताइए जिंक, मरकरी सेल का एनोड बताइए, बताओ याद आ रहा है कुछ? मरकरी सेल में फिर वही जिंक अमलगम, फिर हमने पढ़ाया आपको लेड स्टोरेज, ग्लास लाइट कोटेड विद पीबी, और इसमें क्या हो गया, कैडमियम। इलेक्ट्रोलाइट बताइए चलिए, ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या था, अमोनियम क्लोराइड, मरकरी सेल का क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेड स्टोरेज बैटरी का क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फ्यूल सेल का क्या था, NaOH, और इसका क्या है, KOH। कैथोड याद कीजिए, ड्राई सेल में कैथोड क्या था, कार्बन रोड सराउंडेड बाय MnO2। मरकरी सेल में क्या था, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड। लेड स्टोरेज में क्या था, ग्लास लाइट कोटेड विद PbO2। फ्यूल सेल में दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड थे पुताने, और इसमें क्या होगा, निकल फोर्थ ऑक्साइड। मैकेनिज्म क्या होगी, सिंपल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है किसमें, K+OH- में। एनोड की रिएक्शन आपको लिखनी है, दो पार्ट्स में लिखेंगे एनोड, CD है, ऑक्सीडाइज होकर CD+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन CD2+ रिएक्ट करेगा अवेलेबल एनाइन से, हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट कर रहा है ये, और हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करके क्या दे रहा है, CdOH का होल ट्वाइस। देन रिएक्शन क्या होगी, CD+2OH-, देन CdOH2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोडिक रिएक्शन होगी बेटा, कोई डाउट? देन नेक्स्ट रिएक्शन हमें कैथोड पे कंप्लीट करनी है। कैथोड निकल फोर्थ ऑक्साइड है NiO2। याद कीजिए, मैंने हर जगह पूछा कि रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आयन, ड्राई सेल में हाइड्रोजन आयन कहां से आया था, अमोनियम आयन से। मरकरी सेल में हाइड्रोजन आयन किसने दिया था, वाटर ने। उसके बाद नेक्स्ट उसमें लेड स्टोरेज में हाइड्रोजन आयन था ही, क्योंकि सॉल्यूशन ने प्रोवाइड किया। यहां हाइड्रोजन आयन का सोर्स फिर क्या होगा, वाटर होगा। वाटर में हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है एक्वसित होंगे तो इन्हीं से वाटर आ जाएगा, वाटर हो गया, और इलेक्ट्रॉन अपने पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये पी क्या बनाता है, निकल फोर्थ ऑक्साइड भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, निकल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या होंगे इसमें, हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या हो गया, रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब कंप्लीट ओवरऑल सेल नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, नेट सेल रिएक्शन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब अपन मर्ज करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, CD+OH2OH कैंसिल हो रहा है, देन NiO2+2H2O इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, देन CdOH होल ट्वाइस प्लस NiOH होल ट्वाइस, मींस दोनों के दोनों क्या बन गए, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। इस तरह से आप निकल कैडमियम बैटरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही शानदार टॉपिक 12th के बिहार पे सीबीएसई में 5 मार्क्स के टॉपिक हैं, जिसमें एनसीईआरटी नेक्स्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट, जो डिफरेंट डिपेंडेंस थी वो भी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास पढ़ने लायक, बहुत अच्छा एक लेंथी चैप्टर भी आप इसको कह सकते हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर में भरपूर आपने एंजॉय किया होगा और मेरी मुझे नीचे नहीं होने दोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिहार पे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।